हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और अपने करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन की बूस्टअप। तो चलिए चलते हैं बूस्टअप सीरीज में। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी। पहला, नेट वाले भैया, आपको पता है कि नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप अपने नोट्स के लिए इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो तो वो भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की और देखिएगा जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन विच रिसर्च डिजाइन, कौन से रिसर्च डिजाइन में क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। देखिएगा, जब हम सिर्फ क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही रिसर्च होती है जी, उसको हम लोग बोलते हैं जी एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल में बस बेसिक डिफरेंस ये है कि वहां हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसमें? एक्सपेरिमेंटल में। लेकिन यहां पे हम इसको मैनिपुलेट क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वजह से इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो गया जी आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आगे चलिए देखिए, पहले देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये रिसर्च का मैंने कुछ डेफिनेशन डाला। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो क्या बोल रहा है? दिस इज आल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, इसके तीन नाम है जी। आफ्टर द फैक्ट, उसके बाद है कॉजल कंपैरेटिव, है ना। इसके बाद क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसको बोलते हैं। हाँ जी सर, बोलते हैं। कह रहा है इन दिस स्टडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड। जैसे इस तरह के रिसर्च होते हैं, इसमें फैक्ट्स पहले ही हो चुका होता है, उसके बाद रिसर्च होता है। जैसे मान लो कोविड हो गया, तो उस पे अब जो रिसर्च हुए हैं पास्ट बहुत ज्यादा नहीं, फिर वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। तो पास्ट नहीं, मतलब अभी रिसेंट में कोई घटना घटी और उसके बाद हमने रिसर्च चालू कर दिया, उसको बोलते हैं क्या? आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। बोल रहा है मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्टडी, इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। कहता है इन दिस रिसर्च रिसर्चर आइडेंटिफाई द इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है उसके। जैसे एग्जांपल दिया अर्थक्वेक हिट एरिया। तो ये क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च था, इसमें मैं अभी ऊपर दिया था कि मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए एक्सपेरिमेंटल में। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल बाय मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्विंग इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कह रहा है द एक्सपेरिमेंट इज अ रिसर्च मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर मैनिपुलेट्स वेरिएबल अंडर द केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन एंड ऑब्जर्व वेदर एनी चेंजेस अकर इन अ सेकंड वेरिएबल एज ए रिजल्ट। बोल रहा भाई साहब, यहां पे कंट्रोल वेरिएबल के अंडर एक्सपेरिमेंट रिसर्च को क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। कह रहा है रिसर्चर्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द कॉजेज ऑफ द बिहेवियर। Experiments allow researcher to decide whether a treatment or program effectively changes behavior or not। बोल रहा भाई साहब, रिसर्च का जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम क्या करते हैं? रिसर्चर्स कंडक्ट करते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। नहीं, हाँ जी सर। तो मिला जुला के अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, तो सर इसमें तीन चीज होती है। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और कंट्रोल वेरिएबल जिसका हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा, कह रहा है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च इन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है जी? इन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। क्या टेक्निकल लैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्चर? नहीं सर, टेक्निकल लैप्स तो हर जगह होते हैं। इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ आईसीटी रिसोर्सेस? नहीं सर, ये भी नहीं है। वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स? नहीं, रिसर्च एथिक्स का वायलेशन से आईसीटी का क्या मतलब? बोल रहा है अब लास्ट में क्या है जी? एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन आईसीटी रिसोर्सेस। हाँ, आप देखिएगा जी, जब आपको किसी चीज की एक्सपर्टीज ही नहीं, आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो फिर आपका कहां से यूज कर पाओगे? तो ये क्या है? एब्सेंस, कमी है, जिस वजह से क्या ये इसका आंसर हो जाएगा जी ये 4। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस HO in his or her study except an alternative hypothesis that is H1
व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। देखिएगा जिसमें एक चीज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है सर? कह रहा है रिसर्चर रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, यानी कि क्यों रिजेक्ट करता है? तो इसमें ये वर्ड छुपा हुआ है कि भाई साहब रिजेक्ट तो कर रहा है लेकिन ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। तो जब रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस, ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है, ट्रू हाइपोथेसिस को, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर। हम लोग इसके लिए बहुत सिंपली तरीके से पता है कि सर राइट चीज को अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो एरर हो जाएगा पहला, और जब रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो दूसरा एरर हो जाएगा। नहीं, हाँ जी सर। आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जी टाइप 1 एरर। चलिए अब चलते हैं इसमें, इसके बारे में देखिए टाइप 1 और टाइप 2 एरर का एक चार्ट दिया गया है, कितना बढ़िया है। कह रहा है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, क्या है? नल हाइपोथेसिस ट्रू है। देखिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है और रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या हो गया? ये टाइप 1 एरर हो गया। और जब नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्स है और रिजेक्ट कर गया तो यानी कि हमने क्या किया? करेक्ट डिसीजन लिया। ठीक है, अब उसी तरह से जब नल हाइपोथेसिस क्या है, क्या कहते हैं आपका, नॉट रिजेक्ट, यानी कि रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको सेलेक्ट कर लिया गया, और जब ट्रू था सेलेक्ट कर लिया गया, करेक्ट डिसीजन, और जब फॉल्स था और एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या? रॉन्ग डिसीजन। तो बस में एक ही चीज याद रखना है कि जब एरर की बात आएगी तब, जब राइट था और रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, टाइप 1, और रॉन्ग था और एक्सेप्ट कर लिया तो क्या? टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। ये देखिएगा जी। तो ये बेसिकली था, बाकी डिटेल में हम रिसर्च की क्लास में और पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? कह रहा था रिसर्च फ्रॉम विच विल बी एन एप्रोप्रिएट फिट फॉर इंप्रूविंग इफिकेसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। देखिएगा जी, सबसे पहला बात तो इंप्रूवमेंट की बात जो रिसर्च करता है वो रिसर्च का नाम है जी एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं। नहीं, हाँ जी सर। जैसे ये सब रिसर्च कहाँ होते हैं सर? ये सब रिसर्च कॉलेजेस में होते हैं। अगर किसी चीज की इंप्रूवमेंट की बात होती है तो सुपरवाइजर या प्रोफेसर तुरंत डिसीजन लेता है कि भाई इसको चेंज करो। आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जी एक्शन रिसर्च। नहीं, हाँ जी सर, इसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा। अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या बोलता है, दिया गया है, बोल रहा है एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच कंडक्टेड बाय द टीचर्स। किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा किया जाता है। सुपरवाइजर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर देमसेल्फ फॉर डीलिंग विद द क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड द इंप्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस। क्लासरूम प्रैक्टिसेस और इसके लिए इंप्रूव करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है? एक्शन रिसर्च किया जाता है। कहता है एक्शन रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन इमीडिएट, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं। स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए भी क्या है सर? आपका एक्शन रिसर्च को यूज किया जाता है। कहता है इट इज परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम्स अंडर द कंडीशन इन विच दे आर फाउंड इन प्रैक्टिस। देखिए अब देखिए कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स दिया गया है किसके लिए सर? एक्शन रिसर्च के लिए। इसके लिए ये कीवर्ड जहां आपको दिखे आप समझ जाइए कि इसका क्या है? एक्शन रिसर्च है इसका आंसर। एक तो इंप्रूवमेंट, दूसरा है इमीडिएट सॉल्यूशन, तीसरा है प्रैक्टिकल, और चौथा है जी प्रोसेस रिसर्च। अच्छा, प्रोसेस रिसर्च तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर एक्शन रिसर्च में ना 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। कैसे? इसका जो स्टेप वाइज है, देखिए एक तो ये सिंपल है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये क्या है? ये सर्कल है, यहां से शुरू होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट के बाद फिर प्लान, ऐसे। तो एक गोल सर्कल बन जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस रिसर्च भी बोलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। क्या दिया हुआ जी? देखिए कह रहा है सबसे पहला क्या है, देखिएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है। क्वालिटेटिव में ना हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीजों को, और क्वांटिटेटिव में हम टेस्ट करना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए, तो उसका हम क्या करना चाहेंगे? खर्चा करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमको पैसे कमाना है तो हमको जाके अर्न करना पड़ेगा। तो वही उसी तरीके से क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम चीजों को टेस्ट करते हैं। नहीं, हाँ जी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अ थ्योरी। देख लीजिए एक्सप्लोरिंग की बात आ गई, एक्सप्लोर कॉमन एक्सपीरियंस तो आ जाएगा जी, पहला तो हो जाएगा। तो जिसमें पहला नहीं है उसको हटा दें। हाँ जी सर, पहले उसको हटा दीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी पहला नहीं है, इसमें पहला नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होना चाहिए आंसर। अब आगे देखिए, कह रहा है कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट
इफेक्ट को मेजर करना है और मैनिपुलेट करना है। यानी कि किसकी बात कर रहा है सर, ये तो बात आपके डिडक्टिव की यानी कि क्वांटिटेटिव की कर रहा है। तो दूसरा भी खत्म करिए सर, तो दूसरा जिसमें भी है उसको भी हटा दीजिए। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/3 एंड 4। देख लीजिए, आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे निकल के चला। अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो वैसे मैं पढ़ दे रहा हूं। थर्ड क्या कह रहा है, सॉरी हाँ थर्ड क्या कह रहा है जी, एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखो एक्सप्लोर करने की बात आ गई क्वांटिटेटिव। फिर एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल, इसको नैरेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, ये वाला है ना। तो ये सारा इसका क्या हो गया, इसको बोलते हैं जी क्वालिटेटिव रिसर्च। आइए चलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। नहीं हाँ जी, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है जी और क्वालिटेटिव क्या दिखते हैं। कहता है क्वांटिटेटिव को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव भी बोलते हैं सर, क्वालिटेटिव को इंडक्टिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम स्टडीज करते हैं एक किसी सिचुएशन को, वेल नोन फेनोमेना जो हमको पहले से पता है। और इस क्वालिटेटिव में क्या करते हैं जी सर, हम ऑफन स्टडीज अननोन और लिटिल नोन फेनोमेना। देखिए एक क्वालिटेटिव में हमको सब कुछ पता होता है, वहां हम उसकी स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव में हमको कुछ पता नहीं होता है, उसकी स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत पता होता है तो उसको एक्सप्लोरेशन हम करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव में क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होगा, जो थ्योरीज होगी उसकी टेस्टिंग होगी। और क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटेटिव में सर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे हम, हाइपोथेसिस को सॉरी थ्योरीज को डेवलप करेंगे। उसके बाद देख लीजिए क्वांटिटेटिव में क्या होता है, कंडक्टेड इन कंट्रोल सेटिंग, है ना, कंट्रोल सेटिंग कंडक्ट किया जाता है, या कंडक्टेड इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग, यहाँ नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स होती है। फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ स्मॉलर नंबर ऑफ टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आप देखो क्वालिटेटिव में मान लो हमें इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू पर्सनली करेंगे तो डेटा कम ही होगा, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव में हमको डेटा उठाना है तो हम किसी का भी डेटा उठा सकते हैं, नहीं तो इसीलिए क्या स्मॉल यहाँ पे डेटा होता है, कहाँ क्वालिटेटिव में। कह रहा है स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन, किसका, क्वांटिटेटिव का। क्वालिटेटिव में क्या होता है जी, टेक्सचुअल होता है, ऑडियो होता है, विजुअल कलेक्शन होता है, ये क्या होता है डेटा। कह रहा है क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे हम सर, डेटा गैदर्ड फर्स्ट देन एनालाइज्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा क्या करेंगे, फर्स्ट गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे अलग अलग जगह से, उसके बाद एनालाइज करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। और इसमें क्या करता हूं, बोलता क्वालिटेटिव में डेटा गैदरिंग एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ हम करेंगे, नहीं उसके बाद इसमें क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा, टेक्स्ट में, ऑडियो में और वीडियो में, है ना, इस तरह से एनालिसिस होगा। अब देखिएगा क्वांटिटेटिव की बात समझिएगा, कह रहा है एक्सप्लोर आउटकम्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, मैनिपुलेशन एंड आउटकम्स। ये मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट की वजह से क्या एक्सप्लोर कर रहा है, और ये किसकी वजह से एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जो कोई कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस, रीजन फॉर आउटकम्स एंड प्रोसेसेस। ये प्रोसेस की बात करता है, ह्यूमन की बात करता है। तो मिला जुलाकर अगर बात करें सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है सर, क्वांटिटेटिव थ्योरी की टेस्टिंग करता है सर, और क्वालिटेटिव थ्योरी डेवलप करता है सर। क्वांटिटेटिव डिडक्टिव है सर, क्वालिटेटिव इंडक्टिव है सर, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड है सर, और क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा सर, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। क्यों, क्योंकि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स कहां होते हैं सर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। आइए क्या कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल circumstances in which the investigator manipulates conditions to ascertain what effect such manipulation has to outcome। मतलब यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि भाई साहब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दिया, डिपेंडेंट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और कंट्रोल वेरिएबल को चेक किया, कंट्रोल कंडीशन में चेक किया। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्या है जी, 7 नंबर है, क्या कह रहा है, कह रहा है when a particular statistics in a research situation is evidently declared to be significant। बोल रहा है किसी सिचुएशन में, स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक डिसीजन लेना है जिसमें क्या वो सिग्निफिकेंट हो। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस विल बी कंसीडर टेनेबल। टेनेबल कौन सा डिसीजन होगा, नहीं देखते हैं सर। पहला डिसीजन क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है, हम चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो, तो पहला तो सही हो गया सर। दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यही तो चाहते हैं हम,
नल रिजेक्ट और अल्टरनेटिव क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। तो आंसर ए और बी हो जाएगा। आंसर ए और बी कहां है सर, 4 नंबर, यही हो जाएगा इसका जी आंसर। अब क्या है नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, नहीं सर ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि नल का मतलब होता है इक्वालिटी, है ना, तो वो तो नहीं चाहते हम। ऑल्टरनेटिव इज रिजेक्टेड, ये भी नहीं चाहते हैं। नल हाइपोथेसिस अलोंग विद अल्टरनेटिव, दोनों, ये तो कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या, ए और बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, हाँ आइए, कह रहा है इन यूजिंग एप्रोप्रिएट hypothetic deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate। अब देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ जी रिसर्च के प्रोसेस। देखिए एक एक करके समझते हैं। क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं रिसर्च में, हाइपोथेसिस मेकिंग, पहला वाला में नहीं सर ये तो नहीं है, पहला हाइपोथेसिस मेकिंग हम नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। दूसरा एस्टैब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम, हाँ सर सबसे पहले हम रिसर्च फाइंड आउट जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं कि कुछ और भी है क्या। चलिए थर्ड नंबर चलते, कहता है हाइपोथेसिस मेकिंग, नहीं सर ये भी तो गलत है। उसके बाद फोर में क्या है सर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सर ये सब बाद में करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम को हमने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, तब हाइपोथेसिस मेकिंग किया, तब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, और जाके किसी कंक्लूजन और जनरलाइजेशन पर हम पहुंचते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 2। नेक्स्ट चलिए क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर लीस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक्स। अब रिसर्च एथिक्स के लिए ना सबसे कम खतरनाक, सबसे कम खराब कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए देखिए दिया है जी, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल। ठीक है, देखिए जब हमको रिसर्च का वेरिएबल ढूंढना होता है तो वहां रिसर्च एथिक्स की क्या कोई काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। दूसरा डिफाइन द रिसर्च वेरिएबल, हाँ आइडेंटिफाई और डिफाइन करने में रिसर्च वेरिएबल का कोई रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। लेकिन डेटा कलेक्शन में रिसर्च एथिक्स चाहिए, डेटा एनालिसिस में चाहिए, रिपोर्ट रिसर्च आउटकम्स में चाहिए। अब देखिए इसमें से एक और सवाल आते हैं सर, वो सवाल क्या है, इसमें जैसे लीस्ट वल्नरेबल पूछ दिया गया, आपको पूछा जाएगा मोस्ट वल्नरेबल क्या है। तो मोस्ट वल्नरेबल का मतलब यहां पे किसकी बात कर रहा है, डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट रिसर्च आउटकम्स की बात कर रहा है कि भाई साहब रिपोर्ट आउटकम्स जहां होगा और डेटा एनालिसिस जहां होगा वो मोस्ट वल्नरेबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे जरूरत होगी किसकी, रिसर्च एथिक्स की। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी आया हुआ है, मैंने डबल नहीं ऐड किया क्योंकि एक ही चीज में क्या क्वेश्चन डबल ऐड करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में जी, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा one is labeled as assertion and another is labeled as reason। assertion पढ़िए, कह रहा है in order to bridge the gap between theory and practice both fundamental and applied research format we have to be promoted। सही बात है, तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए अप्लाइड रिसर्च और थ्योरी के लिए जी फंडामेंटल रिसर्च, दोनों सही कह रहा है। assertion तो सही है। कह रहा रीजन, सॉरी, कह रहा फंडामेंटल रिसर्च प्रोसेस ऑन थ्योरी मेकिंग एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन। अभी तो मैंने यही कहा था, जो मैंने ऊपर बोला वो नीचे दे दिया। तो इसका मतलब क्या, ए और आर सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऊपर वाली बात ही नीचे कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी, आ जाएगी जी। अब नेक्स्ट चाहिए 11 नंबर क्या कह रहा है, ये देखिएगा, हाँ जी, कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया जी, स्केल ऑफ मेजरमेंट, और लिस्ट 2 में दिया जी क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। आइए नॉमिनल कहां होगा सर, नॉमिनल तो सबसे छोटा होता है सर, ये क्लासिफिकेशन के लिए होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है। ये ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करता है सर, ऑर्डर की बात करता है, तो ये तो आ जाएगा 1। इंटरवल, सर इंटरवल में ना सिर्फ इक्वल यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, तो ये तो आ जाता है ये, और डी रेशियो हो जाएगा जी ये, है ना। तो आ जाइए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सर आंसर हो जाएगा 1 का 2, है ना, 1 का 2 तो एक ही है, चलिए तो फिर यही आंसर हो जाएगा 2 नहीं। आइए देखिए रेशियो और डेटा के बारे में पूरा चर्चा की गई है। देखिए क्या होता है, नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल जी क्वालिटेटिव डेटा, सॉरी हाँ क्वालिटेटिव डेटा, और इंटरवल और रेशियो होता है जी क्वांटिटेटिव डेटा। ये देखिए दिख रहा है आपको। अब देखिए नॉमिनल डेटा होता है कैटेगरीज के लिए, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है ना, कोई डायरेक्शन है, नाम से रिलेटेड चीज होती है। और ऑर्डिनल डेटा जो होगा जी वो होगा ऑर्डर्ड कैटेगरीज के लिए, नहीं रैंकिंग इसमें बात करी जाती है उसके लिए। इंटरवल डेटा किसके लिए सर, जीरो, डिफरेंस बिटवीन द मेजर बट नॉट ट्रू जीरो, जीरो की वैल्यूएशन नहीं होती है इसमें, बस दोनों मेजरमेंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है बस, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना
10 से 20 है ना, 20 से 30, तो ये जीरो वाला यहाँ नहीं होगा, यहाँ 1 से 7, 7 से 8 ऐसे होगा। और जीरो वाली बात कहाँ आ जाती है? जीरो वाली बात आ जाती है जी किसमें? लास्ट वाले में। लास्ट वाला क्या है जी? लास्ट वाला है जी रेशियो। वहां पे जीरो की बात आती है, इक्वल यूनिट्स की बात वहां आती है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी क्या? रेशियो डेटा। चलिए अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सर बिल्कुल चलिए। आई कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एस्पेक्ट एज ए रिसर्च टूल। नहीं, हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है? रिलायबिलिटी तो नेसेसरी है, हाँ, कोई भी चीज रिलायबल होना चाहिए, ये जरूरी है। रिलायबल मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, और बट वैलिडिटी के लिए क्या है? इनसफिशिएंट है। बिल्कुल सही कह रहा है सर। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी सर हमें एक्यूरेसी बताती है, और वैलिडिटी इंक्लूड रिलायबिलिटी। तो जब वैलिडिटी कोई भी चीज वैलिड होगा तो वो रिलायबल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी अगर दे रहे हैं तो क्या हुआ? उसी में तो आ गया ना कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी दोनों इंक्लूड करता है, एक्यूरेसी भी और क्या कंसिस्टेंसी भी। चलिए एक तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मेरे को। कह रहा दूसरा, वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर इन रिसर्च। क्या बात कर रहे हो सर? वैलिडिटी को थ्रेटेन्ड किया जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो क्या है? ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज सेकंड इज इनकरेक्ट। ये हो जाएगा जी थर्ड नंबर। आइए चलते हैं जी, अब देखते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या फर्क दिखाया गया। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट यू नीड टू पे अटेंशन मेनी थिंग्स, arguably two of the most important ones are reliability and validity. Your experiment needs to be both reliable and valid in order for it to make sense and provide you quality results. क्या बोल रहा है? रियलिटी क्या हो गया जी? इज द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स आर कंसिस्टेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस। अगर आपको एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट बेस पे कर रहे हो, जैसे अभी भी एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट अब एक मान लो एक आया, फिर अगले बार कोई वही सेम लेवल का एक्सपेरिमेंट सेम तरीके से किया, फिर उसका रिजल्ट क्या आया? एक ही आया। फिर जैसे तीसरा रिजल्ट क्या है? तो जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी रिलायबिलिटी। और उस कंसिस्टेंसी को जिससे आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कितना सही है, कितना अच्छे तरीके से उसकी क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी वैलिडिटी। देखिए क्या बोल रहा है? वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट मेजर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू देम मेजर। मतलब जो आप मेजर करना चाह रहे थे वो एक्चुअली उस इंस्ट्रूमेंट्स ने मेजर किया कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या होती है जी? उसको देखने के लिए होती है जी वैलिडिटी। आइए जी चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिसर्च मेथड व्हिच फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग अ कैजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल्स अमंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड। सर 3 बार बता दिया आपने, आज तीसरा नंबर एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कौन देखता है? मैनिपुलेट कहाँ होता है? तो सर ये होता है एक्सपेरिमेंट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइएगा जी, कह रहा द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। क्या बोल रहा है? कौन से स्टेज में ज्यादा जरूरत है ना? देखिएगा जी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में नहीं सर, इसमें थोड़ा ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आईसीटी की थोड़ी कमी जरूरत होती है। हाइपोथेसिस मेकिंग में नहीं सर, हाइपोथेसिस मेकिंग में तो भी क्या हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या जरूरत पड़ेगी? डेटा कलेक्शन, हाँ सर, इसमें बहुत जरूरी पड़ता है। तो ये हो गया थर्ड। आइए सी किस में देखते हैं। ये लो सी एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सी एक ही में है तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और सी के साथ क्या है? डेटा एनालिसिस। मतलब डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? आईसीटी की। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये देखिएगा, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन, है ना? तो असर्शन देखते हैं, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज आल्सो रिविजिट द सिचुएशन इन अ बीड इंश्योर नीडेड एमेलियोरेशन एंड इंप्रूवमेंट। हाँ, रिसर्च का पर्पस इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल है। तो कहता है एक्शन रिसर्च इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसर्च व्हिच बेसिकली डायरेक्टेड एट बेटरिंग द सिचुएशन। एकदम सही कह रहा है, क्योंकि पर्पस ऑफ रिसर्च, यहां जो रिसर्च मेंशन किया उसकी पर्पस की बात कर रहा है। बड़ा एक रिसर्च है जिसका पर्पस क्या है? इंप्रूवमेंट है
ठीक है, बिल्कुल सही। और नीचे दिया गया क्या कि एक्शन रिसर्च क्या एक उस तरह का रिसर्च है जिसमें बेटरिंग द सिचुएशन को करते हैं, तो क्या एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है सर, है ना? तो उसका आंसर क्या होगा? ए एंड आर आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हिच रिजल्ट्स इनटू आइदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन द एक्सप्लिट कंसर्न इन व्हिच मेथड रिसर्च। देखिए सर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहाँ होती है इसके बारे में पूछा गया। तो ये कहाँ होती है सर? तो सबसे पहला तो डिस्क्रिप्टिव में होगा। नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव में कैसे होगा सर? डिस्क्राइब करने का चीज है, ये तो रिसर्च डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ए तो ए किस में है? तो इसको हटा दीजिए आप पहले, खत्म। अब आ जाइए सर एक्सपेरिमेंटल में। हाँ सर यही तो होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो हम क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद ही मैनिपुलेशन है। तो ये क्या हो? एक तो बी होगा, तो बी में किस में है? तो बी, एक तो बी खत्म हो गया, दूसरा भी बचा हुआ, यानी कि बी और सी। सी में क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो। अब देखो एक्स पोस्ट फैक्टो और इसमें बस एक ही फर्क था कि यहां हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते थे, किसमें? एक्सपेरिमेंटल में। और एक्स पोस्ट फैक्टो में हम मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर सकते थे ना, सॉरी टेस्टिंग तो कर सकते हैं ना हाइपोथेसिस की। हाँ सर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल में भी नहीं होगा और एग्जिकल में। हिस्टोरिकल क्योंकि वो तो हम जो पास्ट में हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किसमें? हिस्टोरिकल रिसर्च में। नहीं, हाँ जी सर। आगे चलिए देखते हैं, तो आंसर क्या हो गया जी? बी एंड सी सेकंड। अब चलिए जी आगे। हाँ देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है? कह रहा है डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। क्या बात कर रहे हो सर? डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा रिसर्च एथिक्स की जरूरत है, घपला वहीं पे होती है, तो वहां पे जरूरत है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आईसीटी इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च। हाँ ये सही है, बिल्कुल आईसीटी की जरूरत हर स्टेज में होती है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फॉल एंड सेकंड इज ट्रू। आ जाइए जी, ये हो गया आपका आंसर 4। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या क्या? वन इज लेबल्ड एज असर्शन और सेकंड इज रीजन। कह रहा है असर्शन में क्या कह रहा है? नल हाइपोथेसिस एचओ इज रिजेक्टेड। एचओ क्या किया? रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रिसर्चर हाइपोथेसिस H1 इज एक्सेप्टेड। बिल्कुल सही है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, एकदम सही। कह रहा है रीजन में नल हाइपोथेसिस इज अ चांस ऑफ हाइपोथेसिस such as such H1 being true and the researcher hypothesis lies in the domain acceptability। वही तो है भाई, इसी का तो एक्सप्लेनेशन है कि HO क्यों रिजेक्ट होता है, क्योंकि H1 एक्सेप्ट हो जाता है। नहीं, और उसी को तो बात कर रहा है। तो ये क्या है? ए एंड आर ट्रू और सॉरी ए आर करेक्ट, एंड उसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए आर का। तो ये क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आइए चलते हैं, ये देखिएगा क्या? मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। चलिए कह रहा है पहला में क्या दिया है? रिसर्च टाइप का लिस्ट दिया, दूसरा में क्या दिया? गोल ऑफ रिसर्च दिया। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च सर हम नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर उसमें क्या कर सकते हैं? एडिशन करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं। तो क्या है पहला का? पहला का हो जाएगा जी 4। आइए देखिए फर्स्ट का क्या है? 4। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड में क्या होता है सर? हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। देखिए सर अप्लाइड में एक्सप्लोर, एक्शन सर इंप्रूवमेंट के लिए होता है ना, या किसी सिचुएशन को एमुलेट करने के लिए होता है। तो ये सी का हो जाएगा जी 2 और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या? एक का 4, एक का 4 किसमें सर? सेकंड में। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, मजा आ रहा है सर पढ़ने में। हाँ जी सर देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है जी? वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। देखिए ये असर्शन रीजन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि भाई साहब देख लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है अ रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। हाँ बिल्कुल, रिसर्च थीसिस में प्रिस्क्राइब्ड होता है फॉर्मेट रेफरेंसिंग का, एमएलए और एपीए, इसको हमें फॉलो करना पड़ता है। कह रहा है दिस इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये रिसर्च एथिक्स को नहीं दर्शाता है। पहला तो सही है, दूसरा क्या हो जाएगा जी? गलत। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? विच अमोंग द फॉलोइंग आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सर नॉन पैरामेट्रिक में तो बहुत सारा आता है। क्या क्या? टी टेस्ट है क्या? नहीं सर, टी टेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पैरामेट्रिक है। एफ टेस्ट नहीं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जस्ट टेस्ट सब क्या है?
पैरामेट्रिक है। तो इस ये हटा दीजिए, ए और बी हटा दीजिए, तो ए भी हट गया, बी भी हट गया, बी हट गया, आंसर क्या निकल गया? सी डी ई। देख लीजिए, आपको पता था क्या? आपको पता था पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक निकल गया। मान लेते हैं कैंडल कोएफिशिएंट आपने नहीं सुना हो, मैन विटनी वेल्स को नहीं सुना हो, तो आपका आंसर, अगर आपने पैरामेट्रिक भी सुना होगा तो आंसर निकल जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं जी सॉल्व। तो आंसर क्या हो गया जी? सी डी एंड ई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। कह रहा है द एक्सरसाइज ऑफ रिव्यूइंग द रिलेवेंट लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, बस देखिएगा क्या बोल रहा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से एकदम कनेक्टेड, यानी कि थोड़ा सा आगे या पीछे कौन सा है? तो क्या क्वांटिटेटिव डेटा नहीं, एनालाइज क्वांटिटेटिव डेटा, तो ये डेटा को एनालाइज हम सबसे लास्ट में करते हैं, ये नहीं होगा। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, देखिए सर यही तो था ना, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, तब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, तब हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं, यही तो है रिसर्च का प्रोसेस। हाँ जी सर, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर। जनरलाइज ऑफ द फाइंडिंग ये लास्ट का चीज है, और सैंपल भी हाइपोथेसिस मेकिंग के बाद का है, रिसर्च डिजाइन करने के बाद का प्रोसेस है। तो इससे आसपास कौन है? रिसर्च प्रॉब्लम वाला। आइए जी नेक्स्ट क्या है? 22 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंटल तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टर भी नहीं होता, यहाँ पे टेस्टिंग होती है। क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्राइब करता है, तो ये नहीं तो क्या ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च हो जाता है। आंसर क्या होगा? 4। ये गलत करिएगा, ये गलत, ये सही 4 नंबर। आइए ये देखिएगा 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस आइडेंटिफाइड बाय डेविड नाचमियास। डेविड नाचमियास ने रिसर्च का प्रोसेस दिया, उसको आप सही तरीके से फाइंड करिए। रिसर्च डिजाइन पहले आता है? नहीं सर नहीं आता। डेटा कलेक्शन बाद में आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ये भी बाद में आता है। डेटा एनालिसिस जनरलाइजेशन बाद में। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले सर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले ई कहा है? देखिए अरे डायरेक्टली 4 में ही दे दिया, तो आंसर यही हो जाएगा। ई के बाद क्या है सर? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। फिर क्या है सर? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बाद सर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस और क्या? जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये क्या हो गया जी? 23rd का आंसर 4 हो गया। आइए जी कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया गया। क्या कहता है? रिलायबिलिटी वेदर रेफर्स टू वेदर द टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सेज इट मेजर्स। ऐसा था क्या? नहीं, दूसरा पढ़िए, ये तो गलत लग रहा है। कहता है वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम और सिमिलर। अरे नालायक, मेरे को उल्लू बना रहे हैं, दोनों अपोजिट है। वैलिडिटी जो है वो कंसिस्टेंसी की बात करता है, और रिलेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी की बात करता है। वैलिडिटी किसकी बात करता है? वैलिडिटी बात करता है सर जो मेजर्स हमको लेने थे, जो मेजर्स हमने किया, क्या वो सही है? ठीक है, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट जो मैंने यूज करे वो सही है, वो कितना सही तरीके से मेजर्स कर रहा है, उसकी बात कौन करता है? वैलिडिटी करता है। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये सेकंड नंबर। आगे चलिए सर, आगे क्या है? देखिए यदि एथनोग्राफी, एथनोग्राफी क्या करता है? कल्चर की स्टडी करता है सर। एथनोग्राफी किसकी करता है सर? कल्चर की। तो क्या कह रहा है? देखिए रिसर्च डिजाइन दैट रूल्स आउट द अल्टरनेटिव कैजुअल एक्सप्लेनेशन फाइंडिंग डिराइविंग फ्रॉम इट। नहीं, ये तो नहीं। एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है रिसर्च मेथड फ्रॉम वेयर रिसर्चर इमर्स हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ इन अ सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइडिंग एन अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, सोसाइटी और कम्युनिटी। देखिए आ गया कि जब एथनोग्राफी का क्या मतलब हुआ कि जब कोई एक पर्टिकुलर बंदा किसी टाइम के लिए वहां जाता है, वहां के लोगों के साथ मिलता है, उस कल्चर को समझता है और उस पर क्या करता है? रिसर्च करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्या एथनोग्राफी कहते हैं। तो ये क्या 3rd नंबर वाला आपका ये हो गया सही आंसर। आइए चलते हैं आप 26 नंबर में। देखिएगा 26 नंबर क्या कहता है? आप इसको मैच करना है कैसे? सबसे पहले सैंपलिंग मेथड दिया हुआ है, इधर क्या प्रोसीजर दिया हुआ है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जहां इक्वल चांसेस होते हैं आपके, नहीं। हाँ जी देखिए आगे, तो कहां कहीं इक्वल चांसेस दिख रहा है? द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अदर एंड द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। अच्छा ये बोल रहा है प्रोसीजर की बात, पहले एक फिर उसके बाद एक, उसके तो यानी ये देखो तो अच्छा स्नोफॉल की बात कर रहा है। आइए डी का हो गया जी 1 सिंपल। दूसरा देखते हैं द यूनिट्स आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते हैं। कहता है द यूनिट्स आर चूजन ऑन द फ्रॉम द डिफाइंड ग्रुप ऑफ लेवल ऑफ रैंडमली, ये भी छोड़ देते हैं। कह रहा है द यूनिट्स आर चूजन बाय द गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ इच। देखिए इक्वल एंड इंडिपेंडेंस, तो आ जाइए ए का 4। अब देखिए सर ए का 4 तो आ गया,
स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में हम ये रह गए क्योंकि उसमें भी थोड़ा थोड़ा ये। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर कैसे ठानेंगे, तो पहले इसी को मिला लीजिए। ए का 4 कहाँ है सर, देख लीजिए पहले में ही आंसर आ गया आपका ए का 4, और डी का दूसरा भी चेक कर लीजिए, डी का 1 ये भी आ गया। तो सर स्ट्रेटिफाइड कैसे फाइंड करते हैं सर, तो सर स्ट्रेटिफाइड फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ता क्या कि द यूनिट्स आर चूजन फ्रॉम डिफाइंड ग्रुप और लेवल ऑफ रैंडमली, वहां रैंडम बेसिस की बात की जाती है ना स्ट्रेटिफाइड में। और क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में सर हम एक क्लस्टर बना देते हैं और बहुत सारे क्लस्टर बना देते हैं और उस क्लस्टर को चुन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। द यूनिट्स आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग्स। ये देखिएगा जी आंसर हो गया जी आपका क्या 2। चलिए नेक्स्ट 27 कह रहा है The first statement, sample size for qualitative research vary by technique but are generally small। एकदम सही, qualitative research का क्या ये sample size क्या होता है, small ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, qualitative research involves non probability sampling। हाँ ये भी सही कह रहा है सर, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है सर, both statement are true। चलिए 28 में देखते हैं, कह रहा है given below are two statement। चलिए दो स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है, कहता है at a very step of research genuineness is to be vouched, hence the issue of research ethics become germane। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ICT application in research is supportive and facilitative rather than mandatory and absolute। हाँ ICT का एप्लीकेशन क्या है, सपोर्टिव और फैसिलिटेटिव दोनों है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा जी 1, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए अब देखिए जी, कह रहा है when in which method of research an independent variable is manipulated and intend to observe concomitant changes in independent variable। सर क्या है सर, ये फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है जी, कह रहा which among the following method is commonly used in anthropological research। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च वो है जहां एथनोग्राफी होती है, जहां कल्चर की स्टडी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी कल्चर की स्टडी। ले लीजिए जी आपका ये हो गया जी 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए रिसर्च के। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।